4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। अब तस्वीर साफ होने लगी है। कांग्रेस तेलंगाना के अलावा कहीं भी सत्ता में आती नहीं दिख रही। अनंत, बिल्कुल, तेलंगाना में तो कांग्रेस ने कमाल किया है, लेकिन बाकी के 3 राज्यों में जो कांग्रेस की लीडर्स थी वो भी ये मान के चल रहे थे कि ये जो मामला रहेगा 4 राज्यों के चुनाव का वो 2-2 हो जाएगा, यानी कि 2 में बीजेपी 2 में कांग्रेस। लेकिन जब नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, अब तो ये कंसोलिडेट हो चुके हैं, लगभग माना जा सकता है कि एक दिशा में चीजें जा रही हैं। लेकिन जो रुझान सामने आए हैं उसने कांग्रेस के नेताओं को भी झटका दिया, और झटका उन तमाम लोगों को भी दिया है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कयास लगा रहे थे। जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि एक कांटे का मुकाबला हो सकता है, लेकिन चुनाव खत्म होते होते ये कहा जाने लगा कि बीजेपी पूरी टक्कर में है, और जो नतीजे सामने आए हैं सिक्का उसी तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की जहां पर बीजेपी ने बाजी मारी है। हम देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को, जिनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया। हालांकि इस पर भी डिबेट है कि आखिर में क्या मोदी मैजिक काम कर गया। और साथ ही जयपुर से भी ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एक बार फिर जो रिवॉल्विंग डोर की पॉलिसी रही है वोटर्स के लिए, उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बीजेपी वापस वहां पर सत्ता में लौट रही है। तो जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे करीब करीब कुछ ऐसा ही अंदाज़ा लग रहा था राजस्थान में ख़ास तौर से, लेकिन छत्तीसगढ़ ने आखिर पूरा उलटफेर कर दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने इन नतीजों को। और ये तस्वीरें जहां पर जश्न मन रहा है, रायपुर में भी बीजेपी खेमे में ज़बरदस्त जश्न है। तो अब इसको विस्तार से हम एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई कांग्रेस के खेमे में, और बीजेपी इन राज्यों में क्यों आसानी से बाजी मार ली गई। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल कार्तिकेय बत्रा है, विजिटिंग फेलो सी वोटर के। स्वागत है आपका कार्तिकेय। साथ ही आलोक वत्स जी हैं और कुछ देर में जुड़ेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी जुड़ेंगे। और साथ ही मुकेश केजरीवाल जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। और साथ ही नंद गोपाल गुर्जर साहब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी होंगे हमारे साथ। लेकिन कार्तिकेय, जो हम चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ मेरे लिए हेडलाइन है, क्योंकि सुबह से हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करने बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। आपके लिए सबसे चौंकाने वाली बात क्या सामने आई? मैंने आपको जवाब ऑफ स्क्रीन भी दिया था, वही जवाब दूंगा। मध्य प्रदेश का मार्जिन और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार। देखिए, अब छत्तीसगढ़ पिछले अगर आप 3-4 सालों की बात करें तो लग रहा था ये किला भेद ही नहीं सकता कोई। पिछले 2 महीने में जब सबका ध्यान जमीन पर गया, लोग फील्ड रिपोर्ट्स देखना शुरू किए, लोगों ने जाके जमीन पे लोगों से बातें की, तो समझ में आया कि मामला इतना भी एक तरफा नहीं है। अब अंत में आते आते बीजेपी ने अपने जब स्टेट यूनिट को एक्टिवेट किया, वहां पे चुनाव लड़ा, तो उन्होंने बाजी पलट दी। इसका मतलब वहां पे नाराजगी थी। वहां पे नाराजगी किस बात को थी? एक तो नाराजगी लोकल एमएलए से थी, उसको कंटेन करने के लिए बघेल साहब ने तकरीबन 30% टिकट काटे, लेकिन शायद वो सफिशिएंट नहीं था। भ्रष्टाचार को लेके भी कुछ मुद्दे थे, और ट्राइबल बेल्ट्स में ना बहुत पेक्यूलियर रीजंस की वजह से डिसकंटेंट था। जी, आप देखिएगा कि तीनों बेल्ट्स में, चाहे वो सेंट्रल बेल्ट हो जो प्लेन्स जिसको कहते हैं, या नॉर्थ साउथ ट्राइबल बेल्ट्स, तीनों बेल्ट्स में कांग्रेस ने छोटी छोटी मार्जिन से पीछे रही है। इसका मतलब बीजेपी एक्सप्लॉइट कर पाई उस नाराजगी को। और ये मुझे याद दिलाता है एक ऐसे चुनाव की 2009 में हुआ था हरियाणा का, जब हुड्डा साहब सत्ता में थे, लगता था कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता, और चौटाला जी ने थोड़ा सा आपको रुकना होगा यहाँ पर, क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, हम रुझान भी दिखा रहे हैं, नतीजे भी दिखा रहे हैं, अपने विश्लेषकों के साथ बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं। कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो, और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। ये ऐसे 4 पैरामीटर थे जिनको ये ऊंचाइयां छूनी ही थी। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जब देश में नंबर 1 पर होगा, तब भारत माता नंबर 1 पर होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और इसलिए और ये एक बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, अभी हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है कि सबको अभी से फिर से काम पर लगने की जरूरत है।
2024 में हम फिर से ऐतिहासिक विजय जब हासिल करेंगे तब हम भारत माता को नंबर 1 पर पहुंचाने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ के रुझान की किसी की उम्मीद नहीं थी शायद पार्टी को भी नहीं हुई होगी। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, सुबह भी मैंने आपसे कहा था, ये रुझान हमें सफलता देंगे और वो रुझान सामने परिणाम के तौर पर अब सामने आ गए। मुझे कोई संदेह नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्रेंड में मैं अंतर नहीं देखता। अगर पिछली घटना हम छोड़ दें, अन्यथा एक सा ही ट्रेंड रहे। इस आखिरी समय की कांग्रेस की हार में क्या आप सनातन और जाति में बांटने का काम करते हैं? कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। आश्वासन की राजनीति, प्रलोभन की राजनीति और जो विकास का उनका जो मॉडल रहा है उसमें विरासत को कोई स्थान नहीं था। आप सांस्कृतिक विचार और विरासत के बगैर किसी विकास की कल्पना करेंगे तो वह भारत का विकास नहीं होगा। आज दुनिया हमारे विकास के मॉडल को इसलिए स्वीकार कर रही है क्योंकि हमने विरासत को साथ में लिया है। आज दुनिया में अगर कोई चर्चा हो रही है तो सिर्फ हमारी डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, हमारे विचार की चर्चा है कि हम शांति चाहते हैं, हम सबको, दुनिया को परिवार मानते हैं और जरूरत पड़ती है तो खुद के हिस्से से काट कर दे भी देते हैं। तो ये हमने साबित करके बताया मोदी जी के नेतृत्व में। ये विचार बड़ी चीज होती है। भौतिक संसाधन देने से कोई सुखी और शांत नहीं होता। सुखी और शांत तब होता है जब उसे विचार के आधार पर संतुष्टि हो। ये मजाक था, मजाक बन गया। वो जिनके विचारधारा एक नहीं होती वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता भोपाल से अनुराग भी जुड़ गए हैं। भोपाल में जश्न का माहौल है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी खेमा खोशी से झूम रहा है और बड़े जश्न की तैयारी है। लेकिन सवाल ये कि चेहरा कोई नहीं था, सामूहिक नेतृत्व था। अब ये कि किसकी अगुवाई में आगे बढ़ा जाएगा। इस समय अनुराग सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मंथन बीजेपी खेमे में होता दिखाई दे रहा है और वहां पर किस तरीके से जश्न मन रहा है। अगर तस्वीरें हैं तो वो भी दिखाएं। देखिए, मैं भोपाल स्टूडियो में आ गया हूं अब, और दो बातें आपको बताऊंगा। ये बात दिल्ली में ज़रूर हो सकती है कि चेहरे को लेकर कोई उहापोह थी, या यहाँ के जो सबसे कद्दावर बीजेपी के नेता रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनको लेकर कोई असमंजस था। कुछ देर पहले एक हमारे साथी को पैनलिस्ट छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। चूंकि मैं दोनों राज्य देखता हूँ तो 2 मिनट लूँगा छत्तीसगढ़ के बारे में बताने के लिए। पिछले 3 सालों में जितने भी लघु वनोपज हैं वहाँ पर, और ख़ास करके बस्तर का वो इलाका है जहाँ पिछले चुनाव में जब मैं और मेरे कैमरा पर्सन रिजवान गए थे, और बस्तर के इलाके में जब हमने देखा कि कांग्रेस के का काडर किस तरह से निकाल के लोगों को वोटिंग करा रहा है, तो मैंने रिजवान भाई से कहा था इस बार छत्तीसगढ़ की कहानी कुछ दूसरी हो सकती है, और इस बार भी वैसा ही हुआ। खुद वहाँ के आला पुलिस अधिकारियों ने हमसे कहा कि पिछले 3 सालों में उन गाँव में जहाँ हम जाने में परहेज करते हैं, बीजेपी का काडर बैठा था और वो काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, 11:30 बजे दिन के दीपक बैद जो वहाँ चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, उनके घर हम पहुँचे और पता लगा दीपक भाई सो रहे हैं। दीपक भाई को हमने आवाज़ दी तो उन्होंने कहा अनुराग जी 2-2:30 बजे रात में लौटा हूँ। हमने कहा कि हम भी 2-3 बजे काम करके लौटे, लेकिन सुबह 6 बजे से काम पर वापस लगे हुए हैं। ये सिर्फ बताने की कोशिश ये थी कि चाहे सिलगेर हो, चाहे कई और इलाके, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, शायद अंग्रेजी में जो एक शब्द है कॉम्प्लिसेंट हो गई, और उस वजह से उन इलाकों में गई नहीं। और लोगों की नाराज़गी, कई बार कभी नारायणपुर में जाकर उन्होंने कलेक्ट्रेट को घेर लिया वहाँ आदिवासियों ने। तो ये कहा गया कि ये जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं और जो आदिवासी हैं उनके बीच का संघर्ष है, ऐसा नहीं था। कई मामलों में अंडरकरेंट बहुत ज़्यादा था। एक बात छत्तीसगढ़ की। दूसरी बात, अगर बार बार जो ये बातें आती है दिल्ली से कि क्या मुख्यमंत्री को बदलने की कवायद है, क्या उनको वो जगह नहीं दी गई, तो मैं आपको बताऊं कि जब 80 नामों की जो 2 फहरिस्त 1.5 महीने पहले आ गई थी और उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था, तो कई लोग कहने लगे कि शायद इस बार उनको टिकट ही नहीं मिलेगा। और अगर आप देखें तो उसमें 76 नाम ऐसे थे जिसमें 5 दफे से ज्यादा कांग्रेस जीत रही थी, यानी वो कांग्रेस का अभेद्य किला थी। ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई कि अपने कद्दावर नेताओं को अपना दिया, देखिए उसका क्या फायदा हुआ कि आसपास की सीटें जो हम पहले भी इसका विश्लेषण कर रहे थे वो बीजेपी ने जीती हैं। पहले नंबर का फायदा। दूसरा ये कि जो लोग नाराज थे शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली से, बीजेपी या संघ की अनुषांगिक इकाइयों के अंदर उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को हम बदल दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 165 रैलियां और रोड शो 1.5 महीने में जिस नेता के कद को कम करना होता है उसको वो मौका नहीं दिया जाता। हर दिन 12 से 13 औसतन रैलियां, और जो घनघोर अभी ओबीसी के नाम पर राजनीति चल रही है, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों से पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने ओबीसी पत्रकार मौजूद हैं,
क्या आपको लगता है कि देश के इतने कद्दावर ओबीसी नेता को कोई अभी जो कट टू साइज अंग्रेजी में कहा जाता है वो करने की कोशिश करेगा? मुझे नहीं लगता है। और तीसरा, जो महिलाओं से उनका कनेक्ट है, देखिए एक चीज होती है थिएट्रिक्स, वो कई बार नेता करते हैं कि महिलाओं के आगे बैठ गए, उनको प्रणाम किया, लेकिन दिल्ली से समझना आसान नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जब लाडली बहना या लाडली बेटियां कहते हैं तो कनेक्ट क्या है। वो कनेक्ट वाकई में अद्भुत है। इसके लिए आपको वो यहाँ के गाँव में आकर देखना होगा। कई बार हम भी कहते हैं कि वो थिएट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, लेकिन जब सामने सामने देखते हैं तो वो साक्षात अनुभव कुछ और होता है। और ये कई मायनों में गेम चेंजर था। मैं तब भी कहता था और अभी भी कहता हूं कि ये बात सच है और अभी फिर से साबित भी हुई है। और साथ ही साथ देखिए कई और बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाती हैं, और अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी विश्लेषण करना, लेकिन इस पर आराम से भी हम बात कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि और कोई चेहरा नहीं है फिलहाल। अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में 161 सीटों पर बढ़त बहुत बड़ी कामयाबी है बीजेपी के लिए। आलोक जी, मोदी जी ने जब भी प्रचार किया कहा कि ये मोदी की गारंटी है और आपको सिर्फ कमल के बटन में दबाना है और मुझे वोट मिल जाएगा। तो उसी का नतीजा है कि इन 3 राज्यों से इतनी भारी सीटों के साथ बीजेपी लौट रही है। देखिए, अब ये बात तय हो गई है पूरे हिंदुस्तान में कि वही राज करेगा जो डिलीवर करेगा। बातें बना के, गोल गोल बातें बना के, धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या सनातन के नाम पे, ये सब ज़्यादा चीज़ें अब चल नहीं पाएंगी। ठीक है, ये भी साथ साथ चलेंगी, बिल्कुल बंद नहीं हो जाएंगी, लेकिन नाउ पीपल वांट डिलीवरिंग। और मोदी जी के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं थी वो अंतिम पायदान के आदमी को 100% मिला है। चाहे वो महिलाओं को हो, चाहे वो आदिवासी को हो, चाहे वो गरीब आदमी को हो, चाहे वो राशन के नाम पे हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे हो, चाहे वो शौचालय के नाम पे हो, चाहे वो घर देने के नाम पे हो, कोई भेदभाव नहीं हुआ उसमें। और ये 3 तलाक का मामला भी सीप डाउन किया बहुत तेजी से महिलाओं के बीच में। मेरी काफी महिलाओं से बात हुई। अब तो वो ये डिमांड कर रही थी मुझसे कि सर आप लोगों ने तो ये 3 तलाक करवा दिया, लेकिन वो लोग जो 4 शादी कर लेता है अब उस पर भी रोक लगाने की कवायद कीजिए। ये चीजें उनसे उठ के आ रही है हमारे पास कि ये भी करवा दीजिए। समान नागरिक संहिता की तरफ बात कर रहे हैं, 24 से पहले वो सामने आ सकता है क्या? उस दिशा में बता रहे हैं चीजें शायद। यस, और हमने महिला आरक्षण बिल पास करवाया, लोगों ने तो उसको करने की कवायद की, और बाद में जब हमने उसको पास करवा दिया तो उसके बाद लगे लोग कूदने, ओबीसी महिला, मुस्लिम महिला इसमें क्यों नहीं है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आज आपको इसमें ओबीसी याद आ रहा है, महिला, तो आप कह रहे हैं कि जहां डिलीवर, सुनिए मेरी बात, मुस्लिम महिला की बात कर रहे हैं। जब आप ये बिल लाए थे जो राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में रुक गया था, क्या उसमें ये प्रावधान था उस समय? तो उस पर वो निरुत्तर हो गए। इसका मतलब उनको एक बहाना चाहिए था हमको कटघरे में खड़े करना। आलोक जी आते हैं आपके पास, सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता जुल्फिकार इस समय रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ सबके लिए अचंबा है, सबके लिए आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे एक आम विश्लेषक का नजरिया हो, वो यही मानकर चल रहा था कि कांग्रेस यहां पर वापसी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने सबको चौंका दिया है। मेरा सवाल आपसे यह है, जब बात होती है चेहरे की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास चेहरा था। जब बात होती है योजनाओं की, कांग्रेस के पास लोगों के लिए योजनाएं थी। जब बात होती है आदिवासियों की, तो कांग्रेस के पास आदिवासियों के लिए स्कीम थी। जब बात होती है सिंचाई की योजनाएं थी। बात होती है एमएसपी की, एमएसपी का कार्ड भी था। तमाम चीजें थी। डिलीवरी की बात होती है, कनेक्ट की बात होती है, लोकल इश्यूज की बात होती है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास था। फिर क्या हो गया? बिल्कुल, आपने जो कहा कि कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में सब कुछ था, लेकिन कांग्रेस के पास अगर आप बात करें तो एक चीज नहीं थी कि कांग्रेस के अंदर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी किस तरीके से खत्म करी जाए। कांग्रेस ने जिन विधायकों की टिकट काटी उनसे बात किस तरीके से की जाए। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे सीधे तौर से लोगों को जोड़ा जाए। तमाम जो सर्वे आए, रिपोर्ट्स आई, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद मुंह पे तारीफ करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व रहा छत्तीसगढ़ का, मुख्यमंत्री हों, उनके आसपास के लोग हों, इन तमाम लोगों के जो फीडबैक रहे उस आधार पे बहुत सारी चीज़ों के निर्णय लिए गए। लेकिन जो चीज़ें देखने के एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले की ही बात थी। एक पत्रकार हैं,
उनसे कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो मीडिया विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि किसकी सरकार बन रही है, तो उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर है। तो उस पर जवाब ये आता है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं मालूम, 70 सीटें आ रही हैं। तो कांग्रेस के अधिकांश जो नेता थे, क्योंकि 5 साल में ही उनके अंदर इस तरीके की एरोगेंसी आ गई थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्होंने डिलीवर कर दिया, जो कहा था वो पूरा कर दिया, कर्ज माफ़ी कर दी। तो जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो ग्राउंड लेवल में कहीं ना कहीं एरोगेंसी के लेवल तक पहुंचता है। कांग्रेस के एक लीडर से बात हुई, उनसे कल ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टिकटॉक होगा कि बात होगी नहीं होगी, तो जवाब इस तरीके के आते हैं कि 55 लोगों की लाइन लगी हुई है। तो इस तरीके के जब जवाब आने लगते हैं तो पता नहीं चलता कि वो जो बोल रहे हैं उसमें एरोगेंसी कितनी है। तो जब इस तरीके की एरोगेंसी आती है तो वो ज़मीन के स्तर पर, जिसे बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं और लोग बता नहीं पाते हैं, तो कुछ इस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी निर्मित हुई। सबको लग रहा था कि 75 पार कर लेंगे, सरगुजा जीत लेंगे, सरगुजा में 14 थी, कितनी कम होंगी, आधी हो जाएंगे, बस्तर में 12 जीती थी, तो उसमें आधी हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो एरोगेंसी लेवल था, मंत्रियों का हो, मंत्रियों के आसपास का लोग, जो कहावत है, कहते हैं कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है। तो जो सत्ता में बैठे लोग थे, जो मंत्री थे, उनके आसपास के लोगों का जो था स्वभाव वो बदला हुआ था। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर मैं समझ पा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है विपक्ष में होने के बाद भी, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे 15 साल सत्ता में रहे, लेकिन उनके जो कनेक्ट करने की जो क्वालिटी कहें, गुण कहें, वो था लोगों से बात करना, लोगों की बातों को सुनना। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन का वक्त है कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन 3 राज्यों में। अनुराग जी, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वो जीतते जीतते हार जाती है, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में तो एक तरह से लग रहा था एक तरफा होगा सब कुछ, लेकिन बिल्कुल ठीक उलट हुआ है। देखिए, इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली है यहाँ पे कि जो बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उसकी सेंट्रल लीडरशिप पूरी फोर्स के साथ उस स्टेट में लगी होती है। वहीं जब कांग्रेस आती है, अगर उनकी स्टेट लीडरशिप सक्सेसफुल हो गई, स्टेट का कोई छत्रप जो है वो सक्सेसफुल हुआ, तब तो वो जीत जाते हैं, अदरवाइज वो लोग कोलैप्स कर जाते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी जी लगातार जो पिछली बार उन्होंने गलती करी थी वही दोबारा से करी। एक चीज कहीं ना कहीं उनको अब समझने की जरूरत है कि जो पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज है उसको पब्लिक स्पेस में उनको बोलना सीखना पड़ेगा और उसको अमल करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की जो आज की इनको हार देखने को मिली है, ये देखनी आगे भी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? भूपेश बघेल का एरोगेंस, कमलनाथ का अति आत्मविश्वास। बिल्कुल बिल्कुल यही। अच्छा, एक चीज और भी है, आप अगर एक जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट आप पार्टी लीडरशिप को नाराज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप राजस्थान में देखें तो राजस्थान में अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत बड़ी थी, जिसने जो है कांग्रेस को डैमेज किया। अगर ये तो बीजेपी ने भी किया मध्य प्रदेश में। बीजेपी का देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी का बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। ग्राउंड पे जिस तरह का काम बीजेपी करती है, कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती कि वहां पे इस टाइप का ग्राउंड पे काम। मैंने खुद पर्सनली वहां पे देखा 5 दिन कि किस तरह से एक गांव से लेकर स्टेट कैपिटल तक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एक्टिव है। अनुराग जी, 2 सवाल मेरे यहाँ पर। एक सवाल आपने बोला लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज की जब बात आती है, आप लैंग्वेज एट लार्ज बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पहली चीज, क्योंकि सेंटिमेंट का मसला यहाँ पे जुड़ता है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को शुरुआत में टिकट भी ना देना, उनके नाम की घोषणा भी ना करना, क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि एंटी इनकम्बेंसी से एक सेंटिमेंट पैदा होगा शिवराज के प्रति और वो काम करेगा वहां पर? देखिए, जो एमपी में चुनाव हुआ है, मैं इसका विटनेस हूं। वहां पे वोट जो पड़ा है वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं पड़ा है, वहां मोदी फैक्टर को पड़ा है। इसके अलावा आप डिसएग्री हो सकते हैं, नहीं आप डिसएग्री हो सकते हैं, वो आपकी राय है। जो मैं अपनी राय मैं वो बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बताऊंगा। वहां जो वोट पड़ा है, वहां पे वोट मोदी को पड़ा है, ना कि शिवराज सिंह चौहान में शिवराज फैक्टर जुड़ा। लेकिन इनिशियली शिवराज फैक्टर मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल यहाँ पर ये था आलोक जी, मेरा सवाल ये था कि शिवराज सिंह चौहान ने इस फैक्टर को, इस चीज को, ये जो कदम उठाया गया कि शुरुआत में घोषणा नहीं करना, उसको इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला, लोगों के बीच गए और शायद ये काम किया। शुरू से ही ये परसेप्शन था आप लोगों के द्वारा भी, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी, कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई। आलोक जी,
एक ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से आ रही है, जो आपके लिए खुशी की खबर भी है। अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे अशोक गहलोत। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जनता का वर्डिक्ट और अब बहुत कुछ काम करना। सुबह तक मामला कुछ और था और जो चर्चाएं लगातार हो रही थी। अब हम नंद गोपाल, एक मिनट, अभी हम बात कर रहे थे बिल्कुल। मध्य प्रदेश की, और जो सर ने कहा वो चीज को इन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट एग्री, आई एग्री। शुरू में सब लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है, बीजेपी में तो सभी एग्री करते हैं कि मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, कांग्रेस इज गोइंग टू कम बैक विद ग्रेट मेजॉरिटी। देखिए शिवराज की उस डैमेज कंट्रोल को सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी शो कहिए, नरेंद्र मोदी जी ने उसको मोदी की गारंटी है, काम नहीं किया। जवाब देता हूं मैं। उसके बाद में दरअसल ये एक उहापोह है, भाजपा के अंदर का एक उहापोह है। अभी आपने हमारे को पैनलिस्ट कार्तिकेय जी ने, आपके जो मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बहुत गंभीरता से बताया कि कैसे शिवराज सिंह चौहान का जादू चला, कैसे उनका महिलाओं से कनेक्ट चला, उनकी योजनाएं काम कर गई। लेकिन भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ी दुविधा है और ये बहुत लार्जर दुविधा है। कोई व्यक्ति जिसका ग्राउंड से बहुत कनेक्ट हो, जो मोदी जी के स्टैब्लिश होने से पहले से स्टैब्लिश हो, आज के समय उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीता है, 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी और उससे पहले के और भाजपा के शासन का एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा भाजपा के पूरे मध्य प्रदेश के शासन में देख लीजिए, इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। आपने संकेत दिए, जो सवाल इन्होंने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक पेज खोलता है कि क्या भाजपा ने यह कोशिश की थी कि चित भी मेरी पट भी मेरा। क्या उन्होंने ये कोशिश की थी कि एक 18 साल के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 4 टर्म जीता, इतना मजबूर दिखाएं कि उनकी सीट वो कह रहे थे मुझे कहां से खड़ा किया जाएगा, जो सिंपैथी जनरेट पर क्या, लेकिन जनता में ये शक पैदा करता है, विश्वास पैदा नहीं करता है। ये जो करते हैं ना, इससे अगर भाजपा हार गई होती तो सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती कि आपका जो सबसे बड़ा चेहरा था, आपने उसी को कमजोर किया। जो बात आज कांग्रेस के लिए आप सभी उसी चेहरे के लिए आया है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं उसके लिए भी आए। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। नहीं, मैं कार्तिकेय ने जो शुरुआत में बात की थी उससे थोड़ा अलग ओपिनियन रखता हूं। मेरा मानना है इस दोनों फैक्टर चले, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि अक्रॉस 5 स्टेट्स अगर देखें, 5वें राज्य का आया नहीं है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा इसमें संदेश जो जाता है, आपने जहां से शुरुआत की थी कार्यक्रम की, कि इसका सबसे बड़ा संदेश ये है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं चुनाव में, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, राज्यों में मोदी का जादू इस बार जैसा दिखा है, जितनी बड़ी चुनौती मोदी को थी, उसमें मेरी समझ से सबसे बड़ा एक सवाल मेरा आपसे है, जिसको आपने बीजेपी मैंने तो कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैं छत्तीसगढ़ में बात कर रहा था, शुभ्रा, जनरल बात कर रहा था मैं। मेरा पॉइंट ये है, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जहां सांगठनिक शक्ति बीजेपी की इतनी है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका बेस वोट कितना है, 40%, 35%, 37% तो डिफॉल्ट वोटर है उनका वहां पे, कमिटेड वोटर है, ठीक है ना जी। तो मोदी जी का चेहरा तो पिछली बार भी था, तो वो वोटर क्यों नहीं आया? इस बार 48% कैसे हो गया, ये मुझे आप बताइए। 47% कैसे हो गया? नहीं, ये बात कहने का नहीं समझ पा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में 40%, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं कंप्लीट करूं। 48.6%। तो आप ये सोचिए कि मैं मोदी फैक्टर को नेगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर स्टेट के अपने फैक्टर्स थे। रीजनल फैक्टर्स राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई आपने फेस नहीं दिया, तो वहां मोदी जी का चेहरा ही था, तो वही चला। लेकिन आप मार्जिन देखिए, एमपी में मार्जिन 160 कैसे चला गया, जबकि वहां तो एंटी इनकम्बेंसी 18 साल की थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ थे, आप चैलेंजर थे, वहां के मार्जिन कम क्यों हैं? इसका जवाब दे कोई। इसका जवाब मेरे हिसाब से, आप लोग सब मुझसे बहुत ज्यादा विद्वान है, मैं जो जूनियर हूं सबसे, मेरे हिसाब से जो इसका समझ में आता है मुझे, देयर इज अ मोदी फैक्टर, देयर इज अ लोकल लीडरशिप फैक्टर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर चला क्योंकि लोकल लीडरशिप ने प्रोजेक्ट नहीं करी, लेकिन जहां आपने करी तो वहां मोदी फैक्टर भी चला, लेकिन लोकल लीडरशिप फैक्टर आपको 48% के परचम तक ले गया। बिल्कुल। यहाँ पर मैं नंद गोपाल जी को भी लाना चाहूंगी। राजस्थान के जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, 115 सीटों पर जो बढ़त है, जैसा कि कार्तिकेय कह रहे हैं, मोदी फैक्टर राजस्थान में काम कर गया और उसी का नतीजा है ये। सबसे पहले तो मैं 2 बात कहना चाहूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ भी रही है, आरएसएस का जो काम है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत मजबूत रहा है। और वो जो अभी जैसे
सज्जन कह रहे थे कि करीब 35 या 38% वोट तो इन लार्ज उनका तो वो इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उनकी कर्म भूमि भी है और उनकी पूरे देश में सबसे मजबूत गार्ड या उनके कार्यकर्ता मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी कह रहे थे आलोक जी कि मोदी जी का एक चेहरा, जो मोदी जी का एक ब्रांड है हिंदी बेल्ट में, आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो राज्यों की जनता ने अपना फैसला आज सुना दिया है। तमाम रुझान चारों राज्यों से इस वक्त हमारे सामने। मध्य प्रदेश में 166 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, राजस्थान में 115 पर बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 53 सीटों पर और तेलंगाना में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिल गई, 65 सीटों पर कांग्रेस वहां आगे है। और इन्हीं आंकड़ों को विस्तार से समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी नगमा के पास। तो आइए अब देखते हैं एक बार विस्तार से राज्यों का जो ये फैसला आया है उसमें से क्या बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है। ये जरूर है कि इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में साफ तौर पर बीजेपी अब आ रही है। और कांग्रेस के लिए बस एक ही जगह से अच्छी खबर है, एक सांत्वना है, वो है तेलंगाना से। तो एक एक करके आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश जहां पर इस समय बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में दिख रही है बीजेपी, और बीजेपी ने 166 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 57 सीट्स अप, 57 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 62 सीटों का नुकसान हुआ है। बीएसपी और जो दूसरे हैं उनका यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह का बहुमत यहाँ पर हासिल किया है या बहुमत की ओर वो बढ़ रही है, अब तो बिल्कुल एक तरह से रुझान साफ है। 166 सीटें बीजेपी के पास दिख रही हैं। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान जहां पर लगातार ये हो रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, शायद टक्कर जो है वो कड़ी होगी, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। पहले यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी की भी बात हुई कि गहलोत ने बहुत मेहनत की है और अच्छी सीटें कांग्रेस भी लाई है यहाँ पे, लेकिन देखिए कि बीजेपी काफी क्लियर यहाँ पे हासिल कर रही है सीटें, बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी को 116 सीटें मिली हैं और ये 43 सीटों का फायदा है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 32 सीटों का यहाँ नुकसान दिख रहा है। 68 सीटों पर है इस समय कांग्रेस और बीजेपी 116 पर। तो बड़ी बढ़त बनाई हुई है बीजेपी राजस्थान में भी, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में साफ तौर पर बीजेपी लीडिंग पोजीशन में है। इन दोनों जगह पर कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कांटे की टक्कर होते होते बहुत ही साफ एज बीजेपी को है। और एक जो हेडलाइन आज की बड़ी है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर उम्मीद थी कि कांग्रेस या भूपेश बघेल अपनी सत्ता बचा पाएंगे। बहुत सारी स्कीम्स यहां पर ऐसी आई महिलाओं के लिए, एक के बाद एक, जिसके बाद लग रहा था कि शायद यहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर बहुत कमाल किया है। इतना किसी को अंदाजा नहीं था, शायद बहुत अंडरकरेंट था। बीजेपी को 53 सीटें यहां मिली हैं और 38 सीटों का फायदा है। तो कांग्रेस जो है वो 35 सीटों पर है और कांग्रेस को 33 सीटों का नुकसान है। बीजेपी को 53 और 38 सीटों का फायदा, और ये बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ पे बीजेपी ने किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया था, रमन सिंह का चेहरा भी सामने नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ सामने था। और वहाँ पे बात होती थी सिर्फ मोदी की गारंटी की और यहाँ पर भूपेश बघेल का भरोसा। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जो मोदी की गारंटी का मंत्र दिया गया, लोगों ने उस पर विश्वास किया और वही काम किया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकल गई और अब ये साफ हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर कोई अचानक से उलटफेर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन काउंटिंग चल रही है और जो अभी लगातार एक बढ़त बनाई हुई है यहाँ पर बीजेपी। अब आप देखें कि यहाँ पे तेलंगाना की स्थिति, और यही जो है एक कह रहे हैं कि सांत्वना एक तरह से है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को यहां पर अच्छी बढ़त बनी हुई है, 64 सीटें और 45 सीटों का फायदा है, जबकि बीआरएस को 48 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीआरएस 40 पर है, तो बीआरएस के लिए जो है यहां पर एक नुकसान है। बीजेपी यहां पे 9 पे है, लेकिन 8 सीटों का फायदा है बीजेपी को, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार जो यहां सीट हासिल की थी वो सिर्फ 1 सीट मिली थी। 8 सीटों का फायदा है और 9 पर है बीजेपी। और शहरी इलाकों में भी बीजेपी को वोट मिले हैं, बल्कि AIMIM जो है उसकी स्थिति अच्छी नहीं, उसकी 1 सीट कम हुई है। इस समय 6 सीटें AIMIM को मिली हुई है। ये दिलचस्प है कि किसके वोट यहाँ पर कटे हैं। कांग्रेस को यहाँ पे
64 सीटें हैं। तो यहाँ तेलंगाना जो है वो कांग्रेस के लिए राहत है और इसलिए दिखाई ये भी दे रहा है कि एक नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो साफ दिख रहा है। तीनों उत्तरी राज्यों में बीजेपी और तेलंगाना में इस समय कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी के लिए आज बड़ी खबर है। शुक्रिया नगमा। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर आज के दिन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि एक सांत्वना जैसा कि नगमा कह रही थी, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही, सुन लेते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। तो जनता ने कांग्रेस को नकारा है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है, रोचक सवाल ये है, मैं सारे पैनलिस्ट से अनंत जरूर पूछना चाहूंगी कि जनता का फैसला सामने है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो चेहरे बीजेपी ने प्रेजेंट नहीं किए थे, वो अब कौन से चेहरे हैं जिन पर विचार हो सकता है। राजस्थान से शुरू करते हैं, क्या चेहरे हो सकते हैं जो आगे आएंगे, या वसुंधरा राजे ही हैं? राजस्थान में वसुंधरा जी को यदि मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाना होता तो भारतीय जनता पार्टी इतना उनको इग्नोर या बैकएंड पे नहीं रखती, पहले से ही कर देती, पहले से शुरू से ही। और भारतीय जनता पार्टी में अब ये है, जो भी लीडर, लोकल लीडर हो या नेशनल लेवल पे जो कोई अपने आप को पार्टी से ज्यादा मानने लगता है, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। उसको बता दिया जाता है कि पार्टी पहले और आप सेकेंडरी, आप पार्टी की वजह से। गोपाल जी, जिसको आप कह रहे हैं कि साइडलाइन कर दिया जाता है, मैं यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक इशारा ये भी है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी की परंपरा रही है कि इसको तैयार करना। लोकल लेवल पर हम देखें, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, हम अगर राजस्थान में देखें, हम अगर छत्तीसगढ़ में देखें, रमन सिंह के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि नेक्स्ट कौन होगा। एक उस वैक्यूम को भरने की प्रक्रिया की उस दौर में आ चुकी है बीजेपी कि वसुंधरा के बाद कौन हो सकता है, इस पर विचार शुरू हो गया है। शिवराज के बाद कौन हो सकता है, इस पर विचार शुरू हो गया। हम पहले बात राजस्थान की कर लें, क्योंकि राजस्थान से चर्चा शुरू हुई है। राजस्थान में आप देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, किस लिए उनको मैदान में उतारा गया है। महेंद्र बालकनाथ जी, पता नहीं रिजल्ट उनका क्या रहा है, लेकिन एक मैसेज स्टेट में चला गया है। दिया कुमारी जी है, यदि किसी शाही परिवार से ही लेना है तो दिया कुमारी है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, फर्स्ट चॉइस भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत शायद रहे हैं। और रही रमन सिंह जी की बात, जैसे आपने चर्चा करी, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, रमन सिंह जी के नाम से चुनाव नहीं जीता गया है। मोदी जी ने बता दिया है, मोदी जी ने बता दिया है कि आपका स्तर पार्टी में कहां है। उन्होंने अपने दम पे, उनके अपने चेहरे पे वो चुनाव जीत कर लाए हैं। अब पार्टी की चॉइस है या पार्टी हाईकमान की चॉइस है, वो किसको आगे बढ़ाए। अनुराग जी, आपसे मेरा सवाल वही सवाल है कि एक वैक्यूम जो क्रिएट है कि कौन नेक्स्ट कौन, उस वैक्यूम को भरने की प्रक्रिया में बीजेपी इस समय आ चुकी है। भले अब ना आए, अभी कोई डिसीजन ना ले, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद उस दिशा में कदम बढ़े। देखिए, इस समय बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2024 का चुनाव इनके लिए लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि कोई बागी पैदा हो और लोकसभा में परेशान करे। नंबर 2, ये स्टेट छत्र तो कोई बचा नहीं है। अगर देखा जाए तो एक वसुंधरा जी को इन्होंने पहले ही उनके जगह बता दी। मैंने जब भी ये बात बोली थी कि वसुंधरा जी, बीजेपी में कभी भी वोट स्टेट लीडरशिप पे पड़ता ही नहीं है, वहां सिर्फ मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। तो स्टेट लीडरशिप, जो स्टेट का छत्र है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल रह नहीं जाता है। ये कहीं भी
कोई ऐसा अभी फिलहाल कदम ना उठाएं, लेकिन आने वाले समय में एक ऐसा नाम निकल के आएगा जो नाम पर ही चर्चा करना चाह रही हूं मैं। वो कोई ऐसा नाम होगा कि किसी ने चर्चा नहीं करी होगी। आप पिछला इतिहास उठा लीजिए कि जो नाम आता है उस पर कभी चर्चा नहीं की हुई होती है। आप हरियाणा की तरफ इशारा कर रहे हैं, मनोहर खट्टर। ये राउंड राजस्थान का राउंड है ये, तो ये बताइए कि नाम आपके जहन में तो होगा, अगर हम बाकी ऐसा नाम तो सरप्राइज आपके जहन में तो होगा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप कभी जानते थे कि खट्टर साहब कौन है बिफोर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर? अभी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ आलोक जी, मैं सीधे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए और एनडीटीवी के वक्त निकालने के लिए। बहुत बड़ा दिन आप लोगों के लिए, मुबारक, इतनी बड़ी जीत। जितेंद्र जी, प्राथमिकता इस वक्त क्या है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? नहीं, जहाँ तक मुख्यमंत्री का संबंध है उसकी तो एक पद्धति है, स्वाभाविक है आप भी ये प्रश्न पूछेगी और मेरी जगह कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता होगा उसका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल ठीक है आपने, वो प्रेडिक्टेबल होगा, इसलिए कि एक अनुशासनबद्ध कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसका एक पैटर्न है। ये कोई परिवार ड्रिवन पार्टी नहीं है कि जहां रसोई घर में फैसले होते हो या खाने के मेज़ पर होते हो। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कंसेंसस इवॉल्व होता है, फिर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाते हैं, फिर प्रत्येक विधायक की राय लेते हैं, अलग अलग भी लेते हैं, सामूहिक भी लेते हैं, उसके बाद निर्णय होता है और जब घोषणा होती है तो सब उसको स्वीकार करते हैं। तो एक परंपरा के तहत, लेकिन ये सवाल फिर भी पूछा जाएगा और आपने ठीक किया पूछा, वो इसलिए भी कि हिंदुस्तान में 50-60 साल कांग्रेस पार्टी हावी रही सत्ता में, राज्यों में भी और केंद्र में भी, और उनकी कार्य पद्धति की हमारे जहन में वो एक कंडीशनिंग हो गई। तो लगता है कि शायद भाजपा भी उसी तरह से काम करती होगी, लेकिन हमारी शैली थोड़ी भिन्न है और धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता में रहने का अवधि हमारी बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे सबको समझ भी आएगा। सवाल ये है कि सरप्राइज होगा या फिर एक्सपेक्टेड होगा? नहीं, इसमें मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ और सच पूछिए तो मुझे इसकी जानकारी भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक निर्णय एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, इस प्रकार से गायबाना नहीं हुआ करते। जितेंद्र जी, जहां कांग्रेस ने खासतौर से तीनों राज्यों में एक चेहरे उतारे और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी की रणनीति अलग रही और आपको लगता है वही काम कर गया मोदी जी की गारंटी? इसमें कोई संदेह नहीं, मोदी जी की गारंटी, लोगों ने उसकी विश्वसनीयता पर मोहर लगाई। और दूसरा मैं ये भी जोड़ दूं कि डबल इंजन सरकार, जिसकी हम बार बार बात करते थे, कभी कभी उस पर व्यंग भी किया जाता था, मोदी जी की गारंटी को धरती पे उतारने का माध्यम डबल इंजन सरकार हो, इसका भी ये भारी जो हमें बहुमत मिला है उसकी भी एक ऑथेंटिकेशन होती है, उसका भी अनुमोदन होता है। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था, आम व्यक्ति को, भले ही वो उतना शब्दों में कह ना पा रहा हो, भले ही वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कि पड़ोसी राज्य हैं, जैसे राजस्थान के साथ गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के साथ तो बिल्कुल बगल में मध्य प्रदेश है, कि मोदी जी की जो अनगिनत जनहित की स्कीमें थी, चाहे उज्ज्वला थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना था, या उन वर्गों को लेकर के जिनकी अभी तक उनको कभी उस प्रकार की तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेडी वालों को लेकर कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। विश्वकर्मा योजना, वो ट्रेडिशनल आर्टिजन जो अपनी जीविका भी कमाते हैं, हिंदुस्तान की तहजीब को भी जिंदा रखते, तो उन वर्गों को जो बेनिफिट मिल रहे थे या इस तरह के, वो शायद उस तरह से धरती पर उतर नहीं पा रहे थे। ये आम इंसान देख रहा था। आज सोशल मीडिया का ज़माना, कम्युनिकेशन का ज़माना है। जो विकास के कार्य और जो जनहित के कार्य मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, जिस प्रकार से वो कार्यान्वयन हुए हैं इन प्रदेशों में जहां पर के भाजपा सरकार थी, वहां नहीं हुए। उसके विपरीत केंद्र से जाने वाली राशि की उस तरह से जवाबदेही नहीं थी। आपने देखा राजस्थान में किस तरह से पूरे पन्ने के इश्तिहार छपते रहे किसी एक कांग्रेस नेता को लेकर के, क्योंकि केंद्र के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। तो लोगों को ये समझ आया है कि हमारा हित इसमें है, और ये एक नई संस्कृति का भी प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि धर्म, दीन, जात, मजहब और वोट कंसिडरेशन से ऊपर उठ करके ये जनहित की योजनाएं लोगों तक पहुंची। जहां जिसकी आवश्यकता है उसको मिलेगा।
जहां कोई कोताही रहेगी उसकी पूर्ति होगी। ये नहीं पूछा जाएगा जात क्या, धर्म क्या, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी के साथ जुड़े, किसको वोट देते हैं। जी आपके लिए बहुत लंबा दिन होगा, आज आपको जाना होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल जितेंद्र जी मैं पूछना चाहूंगी, जो रणनीति रही बीजेपी की, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, अपने सांसदों को उतारना, हालांकि विरोधी ये कहते रहे कि बीजेपी की रणनीति काम नहीं करेगी क्योंकि आप लोग बहुत सारे बागी वहां खड़े कर देंगे, लेकिन ठीक उलट नतीजे आए हैं, तो ये रणनीति काम कर गई। ये ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और कार्य संस्कृति इतनी भिन्न है कि अभी वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती आम दूसरे लोगों को जो बाहर से हमें देखते हैं। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्थानीय इकाई का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो संसद का हो, और उसमें नेता बाद में है, सभी कार्यकर्ता है, तो हर कार्यकर्ता उसमें उतरता है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी हर किस्म के चुनाव में भाग लेते हैं, और चाहे आप केंद्र में भी मंत्री हों, चाहे प्रदेश में मंत्री हो, आप किसी भी सरकारी पद पे हो, सबसे पहले आप संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो उस भाव को लेकर के जब काम किया जाता है तो संगठनात्मक दृष्टि से क्या रचना सबसे अधिक अनुकूल रहेगी, उसकी उस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया जाता है। अगर जहाँ पर जो व्यक्ति उपयुक्त है या सबसे ज़्यादा माकूल है वो कार्यकर्ता वहाँ लगेगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि वो किस पद पर आसीन है, केंद्र में है कि प्रदेश में है कि मंत्री है या कुछ और है। तो हर व्यक्ति को, हर सदस्य को एक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखते हुए उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी स्वीकृति, उसकी मान्यता का जायजा लेते हुए उसको उतारा जाता है। जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा है आपसे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया था, और जो विपक्षी खेमा है वो भी जाति की बात कर रहा है, लेकिन जो पीएम मोदी हैं वो अलग तरीके से जातियों को देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 24 से पहले वो एक नई लकीर यहां पर खींच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो मोदी जी ने 4 जातियां की, जिसमें किसान है, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें युवा हैं, जिसमें गरीब है, ये जातियां उन जातियों से ऊपर उठ करके जिन जातियों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बात आज नहीं की मोदी जी ने, ये सन 2014 में। आप देखिए, सरकार बनते ही सबसे पहले निर्णय लिया गया कि सरकारी पदों के लिए इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी जाए। तो पहले शिकायत की जाती थी कि साहब इंटरव्यू में 100 नंबर दे देती थी कांग्रेस सरकार, और जो योग्य बेचारे बालक होते थे उनको चाहे 100 अंक मिले और रिटर्न में उनको नौकरी नहीं मिलती थी। तो पक्षपात दूर किया, लेवल प्लेइंग फील्ड हर व्यक्ति को दिया, उज्ज्वला का गैस बांटना था, लगभग 10 करोड़ घरों तक पहुंच गया, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, चूल्हे से छुटकारा मिला। ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या, मजहब क्या, तुम किस पार्टी को वोट देते हो कि नहीं देते हो, लेकिन हाँ आपके घर में नहीं है, सूची बनाई है कलेक्टर ने, आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं काफ़ी समय तक उत्तर प्रदेश के भी एक क्षेत्र का प्रभारी रहा, हमने अपनी आंखों से देखा ऐसे मोहल्ले, अल्पसंख्यकों के कुछ एक ऐसे समुदाय जिन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक उनके प्रति झुकाव ना होगा, लेकिन ये इस बात को तस्लीम करते थे कि हर प्रत्येक परिवार को पक्का मकान मिला है। तो ये एक, तभी मैंने कहा कि कार्य संस्कृति बदलने का भी काम मोदी जी द्वारा हुआ है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इस पर एक केस स्टडी का ये एक विषय बनेगा कि जो राजनीति वर्ग विशेष या वोट को देख करके होती थी, उससे ऊपर उठ करके जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचा जाए, और फिर विवेक, जनता का विवेक है, उस पर छोड़ दिया जाए कि वो किसको अपना नेतृत्व किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। जी, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत 3 राज्यों में दर्ज की है, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। तो ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर आंकड़े हमारे सामने। मध्य प्रदेश में 165 सीटों पर बीजेपी आगे, राजस्थान में 115, छत्तीसगढ़ में 53 और तेलंगाना में कांग्रेस 64 सीटों पर आना। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन हमारी खास कवरेज, चुनाव का ये विश्लेषण लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। जनता ने फैसला इन राज्यों के लिए सुना दिया है। बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त, ऐतिहासिक जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। कांग्रेस को 1 राज्य में फायदा हुआ है, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीआरएस वहां पर पीछे छूटती दिखाई दे रही है। और इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी से, और उससे पहले भी हमने ये चर्चा की थी कि अब चेहरों की बात हो, कौन अगुवाई करेगा इस जीत की। राजस्थान का राउंड है तो उसको ख़त्म पहले कर लेते हैं। आपने कहा कि शेखावत, आप कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज फेस, आपके क्या राय है,
कौन आने वाला है राजस्थान में? देखिए, जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि एक प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया होती है। ठीक इसका उल्टा होता है। आप देखिए कि जब बीजेपी की लिस्ट अनाउंस हो रही थी, जिस सांसदों को खड़ा किया और जिस कंस्टिट्यूंसी पे नरपत सिंह राजवी वहां पे 4 बार के विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया गया और उस सीट पे किसी को नहीं पता था, न वहां के जिला अध्यक्ष को पता है, न वहां के किसी और व्यक्ति को पता है, न राज्य में जो और नेतृत्व है किसी को पता है। वो इस तरह से अचानक से अनाउंसमेंट होता है। तो ये जो, लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपका सवाल है और मुझे अपना जो अंदाजा है वो तो शेयर करना है, तो मुझे लगता है आप बीजेपी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे ना, आप नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बालकनाथ सबसे मजबूत मुझे उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं सीएम पद के लिए, क्योंकि वसुंधरा का तो मुझे लग रहा है सबसे आखिरी नाम होगा। उन्हें ये सर्वमान्य बात है कि राजस्थान में भाजपा का सबसे अगर लोगों में कनेक्ट है तो सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा है। इसके बावजूद पूरे देश में मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को अगर राज्य में कहीं से भी भाजपा में चुनौती मिली तो एकमात्र वसुंधरा जी थी। राजपूत वोट फैक्टर, जाट वोट फैक्टर, गुर्जर वोट फैक्टर, मीणा वोट फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स राजस्थान में मेनली काम करते हैं और अलग अलग सीटों पर प्रभावित करते हैं। अगर आप इसमें से सीन में से वसुंधरा को हटाते हैं, फिर 24 सामने आता है, उस नजरिए से चीजों को तौला जाए तो क्या उस दिशा में कदम बढ़ेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत मानीखेज आपने सवाल पूछा है, लेकिन यहां परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, वसुंधरा जैसी खुद को ताकतवर समझने वाली और अपने आप को पीछे नहीं हटने वाली, कई बार उन्हें तलब किया गया हाईकमान की ओर से, पर वो तभी आई जब उनका मन हुआ। इसके बावजूद ये क्या उनके लिए कोई और रास्ता है? तो ऐसे में ये सवाल नहीं आता कि वो हट के कहीं और चली जाएंगी। भाजपा ने एक ऐसी स्थिति बना दी है क्योंकि मोदी परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रांड मोदी लगातार नतीजे दे रहा है, तो कोई चॉइस नहीं है, वो कोई भी फैसला लेते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को भी वो हटा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्रतिक्रिया आएगी। कोई 10 विधायक 20 विधायक खुल के कह देंगे कि नहीं 165 सीट लेकर आ रहे हैं और यही वो कारण है सिकता जी। अगर वो एक थिन मेजॉरिटी होती, अगर वो ऐसी लाइन पे होते, तब हो सकता है शिवराज सिंह चौहान की जरूरत थी, लेकिन इतनी कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने के बाद उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा, और ये बात में काफी हद तक दम भी है कि ये जीत बहुत हद तक मोदी जी की है। जी बिल्कुल, हम ब्रेक ले रहे हैं, मैं आपको बहुत कुछ कहना है और इंटरेस्टिंग है ये चर्चा। हम दूसरे राउंड पे जाएंगे, दूसरे राज्यों के चेहरों पर बात करेंगे, क्योंकि यही आई थिंक कल तक अखबारों में यही चेहरे छाए रहेंगे। बिल्कुल 2 दिन तक चर्चा होती है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, एक सेकंड में अपनी बात पूरी करूं कि जिस तरह से वसुंधरा जी को बहुत ही स्मार्टली ऐसी पोजीशन में पहुंचाया गया है कि अगर वो रिवोल्ट भी करती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।